आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। यह एक ऐसा विषय है जो अक्सर थोड़ा सूखा सा लगता है, लेकिन असल में ये हमारे देश के कामकाज के ब्लूप्रिंट को समझने की चाबी है। बिल्कुल सही कहा। कई बार लोग आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आज हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे कि ये क्यों बनाए गए और समय के साथ इनमें बदलाव क्यों हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ, और देखो जरा इस स्लाइड का विजुअल कितना बढ़िया है। एक पुरानी लेदर बाउंड संविधान की किताब, साथ में एक स्याही की दवात और एक पंख वाला पेन। ये देखकर ही हमारे संविधान निर्माताओं की मेहनत का एक एहसास होता है। बहुत खूब। स्लाइड का शीर्षक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां और नीचे 3 मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहला, संविधान के पीछे का ढांचा। दूसरा, मूल संविधान से वर्तमान तक का सफर। और तीसरा, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। एकदम सटीक शुरुआत है। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। यहाँ लिखा है संविधान के पीछे का ढांचा। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये मुख्य संविधान का हिस्सा न होकर कोई सप्लीमेंट हो। क्या मैं सही समझ रही हूँ? यह एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। असल में अनुसूचियां संविधान का ही एक अभिन्न अंग है। पीछे का ढांचा कहने का मतलब यह है कि ये उन अतिरिक्त सूचियों और विवरणों को संभालती हैं जिन्हें सीधे आर्टिकल्स में रखना प्रैक्टिकल नहीं होता। अच्छा। सोचो, अगर सभी 22 भाषाओं की लिस्ट या सभी राज्यों के नाम आर्टिकल्स में ही डाल देते तो वो कितने लंबे और जटिल हो जाते। तो अनुसूचियां एक तरह से संविधान को साफ सुथरा रखती हैं। और देखो स्लाइड पर नीचे वो जो लाल रंग का बॉक्स है, हाँ, एग्जाम अलर्ट बॉक्स। ये हमारा एग्जाम अलर्ट है। इसमें साफ लिखा है, यह टॉपिक यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो इस पर खास ध्यान दें। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसका टाइटल है अनुसूचियों का सफर 8 से 12। और इसका विजुअल भी बहुत क्रिएटिव है। देखो कैसे 8 पुराने दस्तावेजों का एक छोटा ढेर एक सुनहरी तीर के जरिए 12 दस्तावेजों के एक बड़े ढेर में बदल रहा है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि समय के साथ अनुसूचियों की संख्या बढ़ी है। हाँ, और पॉइंट्स भी यही बता रहे हैं कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं, फिर संशोधन हुए और 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गईं, जिससे अब कुल 12 हैं। और ये हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो क्या ये चारों एक साथ ही जोड़ दी गई थी या इनकी भी अपनी अपनी कहानी है? नहीं, और यहीं पर यह विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। ये चारों अलग अलग समय पर देश की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए लाई गई। देखो नीचे एग्जाम अलर्ट बॉक्स में उसमें बताया गया है कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। सोचो, संविधान लागू होने के बस 1 साल के अंदर ही पहला संशोधन करना पड़ा। राइट। ये तारीख और संशोधन का नंबर परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब पहली अनुसूची को विस्तार से देखते हैं। अगली स्लाइड आ गई है। इस स्लाइड पर भारत का एक सुनहरा 3D नक्शा है और उसके पास एक कंपास रखा है। ये कॉम्बिनेशन सीधे तौर पर भारत की सीमाओं और उसके भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। एकदम सही। शीर्षक है पहली अनुसूची, भारत का विस्तार। और मुख्य बिंदु है इसमें भारत के राज्यों के नाम और उनकी सीमाएं हैं, संघ शासित प्रदेशों का विवरण है और ये बताता है कि भारत असल में किन-किन क्षेत्रों से मिलकर बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना या हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो सबसे पहला संवैधानिक बदलाव इसी पहली अनुसूची में करना पड़ता होगा। तुमने बिल्कुल सही समझा। ये एक लिविंग यानी जीवंत दस्तावेज है जो भारत के राजनीतिक नक्शे के साथ साथ बदलता रहता है। हर नए राज्य के गठन या सीमा परिवर्तन के साथ इस अनुसूची को अपडेट करना पड़ता है। और देखो एग्जाम अलर्ट भी इसी बात पर जोर दे रहा है। अच्छा। जब भी कोई नया राज्य बनता है तो पहली अनुसूची में बदलाव करना अनिवार्य होता है। ये एक प्रैक्टिकल सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब दूसरी अनुसूची देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल तो एकदम सीधे मुद्दे पर आता है। यहाँ सोने के सिक्कों का ढेर, पैसों से भरी थैलियां, जज का हथौड़ा और एक मुकुट दिखाया गया है। ये सब मिलकर वेतन, भत्ते और उच्च संवैधानिक पदों को दर्शाते हैं। हाँ, और शीर्षक भी यही है, दूसरी अनुसूची, वेतन और भत्ते। इसकी मुख्य बिंदु है संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों के वेतन की जानकारी,
इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन भी यहीं से तय होते हैं और सीएजी भी इसमें शामिल है। एक मिनट, इस सूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल तो है, लेकिन उपराष्ट्रपति का नाम अलग से क्यों नहीं दिख रहा? क्या उनके वेतन का कोई प्रावधान नहीं है? ये एक बहुत ही अहम कंफ्यूजन है और अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। इसीलिए देखो, एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिया गया है। इसमें साफ लिखा है, इसमें उपराष्ट्रपति के वेतन का अलग से जिक्र नहीं। उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अच्छा। हाँ, ये संविधान की एक बहुत ही बारीक डिटेल है। उन्हें उपराष्ट्रपति होने का नहीं, बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति होने का वेतन मिलता है। ठीक है, अब अगली स्लाइड यानी तीसरी अनुसूची पर आते हैं। यहाँ विजुअल में एक मंच पर एक खुली किताब और माइक्रोफोन है और साथ में शपथ लेता हुआ एक हाथ दिखाया गया है। ये तो सीधा सीधा शपथ ग्रहण समारोह का दृश्य है। बहुत स्पष्ट है। शीर्षक है तीसरी अनुसूची, शपथ और प्रतिज्ञान, और इसके पॉइंट्स हैं विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद और जज शामिल हैं और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शपथ भी इसी में है। अच्छा, दूसरी अनुसूची की तरह यहाँ भी कुछ प्रमुख नाम गायब लग रहे हैं। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप इसमें शामिल नहीं है? उनका पद तो सबसे बड़ा होता है। शानदार अवलोकन, तुमने बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा है और इसका जवाब भी हमारे एग्जाम अलर्ट बॉक्स में है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं, बल्कि उनके संबंधित अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स में है। ओके। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सर्वोच्च पदों की शपथ को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि उसे अनुसूची में न रखकर सीधे संविधान के मुख्य भाग में ही जगह दी गई। ये एक और जरूरी अंतर है। चलिए अब चौथी अनुसूची की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में राज्यसभा के सेमी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का एक 3D मॉडल दिखाया गया है। ये विजुअल सीधे सीधे सीटों के बंटवारे को दर्शाता है। हाँ, शीर्षक भी यही है, चौथी अनुसूची, राज्यसभा सीटों का आवंटन। मुख्य बिंदु, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का बंटवारा। मतलब किस राज्य से कितने सांसद राज्यसभा जाएंगे, और ये आवंटन जनसंख्या के आधार पर तय होता है। हाँ। तो क्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों मतलब यूटीज को राज्यसभा में सीटें मिलती हैं? जैसे अंडमान और निकोबार या चंडीगढ़? नहीं, सभी को नहीं मिलती। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण नियम लागू होता है। देखो, एग्जाम अलर्ट हमारी मदद कर रहा है। इसमें लिखा है केवल उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों को सीटें मिली हैं जहां विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी। अच्छा। हाँ, और अब इस सूची में जम्मू और कश्मीर भी शामिल है। जहां विधानसभा नहीं, वहां राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी नहीं। अगली स्लाइड 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में है। इसका विजुअल बहुत दिलचस्प है। बीच में एक पारंपरिक आदिवासी ढाल है जो सुरक्षा का प्रतीक है, और उसके चारों ओर 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के नक्शे चमक रहे हैं। जी। ये साफ दिखाता है कि इन क्षेत्रों को एक विशेष प्रकार की सुरक्षा दी गई है। हाँ, स्लाइड में दोनों को अलग अलग समझाया गया है। 5वीं अनुसूची जो पूरे भारत के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, और 6ठी अनुसूची जो केवल 4 विशेष राज्यों AMTM के जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ स्वायत्त जिला परिषद बनाने का अधिकार है। ये AMTM वाला शॉर्टकट तो याद रखने के लिए अच्छा है, लेकिन पूर्वोत्तर के कई और राज्यों में भी तो जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे मणिपुर। क्या वो इसमें शामिल नहीं है? तुमने बहुत ही सटीक सवाल पूछा। और देखो, एग्जाम अलर्ट इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है। इसमें लिखा है, ट्रिक याद रखें, AMTM जी, मणिपुर इसमें नहीं है। परीक्षा में अक्सर मणिपुर का नाम देकर ही कंफ्यूज किया जाता है। चलिए अब 7वीं अनुसूची देखते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और इस स्लाइड पर एक तराजू है। एक पड़ले में यूनियन का क्यूब है और दूसरे में स्टेट का, और नीचे दोनों से मिलकर एक कंकरेंट क्यूब बन रहा है। ये शक्तियों के संतुलन और बंटवारे को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। ये शक्तियों के बंटवारे को 3 सूचियों में दिखाता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में अब 100 विषय हैं, राज्य में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इन सूचियों में विषयों की संख्या मूल संविधान से बदली है। इसका क्या कारण है, और ये समवर्ती सूची का विचार हमने कहाँ से लिया? विषयों को समय के साथ संशोधनों के माध्यम से एक सूची से दूसरी में डाला गया है। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब एग्जाम अलर्ट में है। समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यह सवाल कई बार पूछा गया है। अगली स्लाइड 8वीं अनुसूची पर है,
जो भाषाओं से जुड़ी है। यह एक खूबसूरत विजुअल है जिसमें एक पंख वाले पेन के चारों ओर देवनागरी और अन्य भारतीय लिपियों के अक्षर हवा में तैर रहे हैं। यह भारत की भाषाई विविधता को दर्शाता है। हाँ, पॉइंट्स भी भाषाओं के सफर को बताते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, जो अब बढ़कर 22 हो गई हैं। इसमें बताया गया है कि सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को बाद में जोड़ा गया। एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है, भारत में अंग्रेजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो क्या वो भी इन 22 आधिकारिक भाषाओं में शामिल है? यह एक बहुत बड़ा मिथक है और हमारा एग्जाम अलर्ट इसी को तोड़ता है। देखो, इसमें साफ लिखा है, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यह एक सहायक आधिकारिक भाषा है, लेकिन 22 सूचीबद्ध भाषाओं में से एक नहीं है। अब हम उन अनुसूचियों पर आ गए हैं जो बाद में जोड़ी गई। अगली स्लाइड 9वीं अनुसूची के बारे में है। यहाँ विजुअल में एक ढाल के पीछे गेहूं की बालियां और एक पुराना हल रखा है। ये कृषि और भूमि सुधारों से जुड़े कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने का प्रतीक है। शीर्षक है 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार, और ये पहली संविधान संशोधन 1951 में आई। इसका उद्देश्य था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, और पहले इसमें डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन अब संभव है। ये पहला ही संशोधन था, मतलब आजादी के तुरंत बाद भूमि सुधार सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही होगी। उस समय सरकार किसकी थी? तुमने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो आजादी के ठीक बाद की बात है, और एग्जाम अलर्ट में इसका सीधा जवाब है। यह अनुसूची पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जोड़ी गई थी। चलिए अब 10वीं अनुसूची देखते हैं। ये तो हमेशा चर्चा में रहती है। हाँ, और विजुअल इसे बखूबी दिखाता है। एक स्टॉप बैरियर 2 अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के झंडों के बीच लगा है, मतलब नेताओं को पार्टी बदलने से रोकना। बिल्कुल। शीर्षक है 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून। इसे 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। ये नेताओं के पार्टी बदलने पर रोक लगाती है और ऐसा करने पर उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, और इसका निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। 1985 में ये कानून आया, उस समय देश में किसकी सरकार थी? ये भी एक महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान का सवाल है। हमारा एग्जाम अलर्ट बॉक्स यही बताता है। इसे राजीव गांधी सरकार के दौरान लाया गया था। अगली स्लाइड 11वीं और 12वीं अनुसूची को एक साथ समझा रही है। हाँ, और विजुअल में दोनों का फर्क साफ है। एक तरफ बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी है, जो ग्रामीण भारत का प्रतीक है। दूसरी तरफ एक मॉडर्न म्युनिसिपल बिल्डिंग है, जो शहरी प्रशासन को दर्शाती है। गया है 11वीं अनुसूची, जो 1992 में 73वें संशोधन से पंचायती राज के लिए आई। इसमें 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची, जो 1992 में ही 74वें संशोधन से नगर पालिका के लिए आई, इसमें 18 विषय हैं। दोनों एक ही साल 1992 में आई, लेकिन दोनों के विषयों की संख्या में इतना अंतर क्यों है? ये उनके काम के दायरे को परिभाषित करता है। पंचायतों के पास ग्रामीण विकास से जुड़े ज्यादा काम हैं, और देखो एग्जाम अलर्ट में इसी संख्या पर जोर दिया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 कार्यक्षेत्र हैं, जबकि 12वीं में 18 हैं। ये संख्या अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। वाह, अगली स्लाइड तो बहुत काम की लग रही है। याद रखने की ट्रिक। हाँ, ये सभी 12 अनुसूचियों को क्रम से याद रखने का एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है। विजुअल में भी एक जलता हुआ बल्ब है, जिसके अंदर एक दिमाग दिख रहा है, एक आइडिया का प्रतीक। और ट्रिक है टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी टेरिटरी, ई एमोल्यूमेंट्स, ए अफर्मेशन, आर राज्यसभा, एस शेड्यूल्ड एरियाज, ओ अदर एरियाज, एफ फेडरल, ओ ऑफिशियल लैंग, एल लैंड, डी डिफेक्शन, पी पंचायत और एम म्युनिसिपैलिटी। ये तो बहुत आसान कर देता सब कुछ, है ना शानदार? यस। ये लाइन आपको क्रम याद रखने में मदद करेगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और एग्जाम अलर्ट भी यही कहता है, इस एक लाइन को याद कर लें, पूरा टॉपिक क्लियर। ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।